Hello everyone, I'm Dr. Kiran Mame, a chemistry teacher. So in today's video, we will discuss about electrochemical cell, also known as galvanic cell or Voltaire cell. So in our previous video, we discussed about the Kohlrausch law. Now we start electrochemical cell. So in the beginning of this chapter, we discussed what is the meaning of electrochemistry. This is a branch of chemistry in which we study about the transfer of electrical energy to chemical energy and chemical energy to electrical energy. So हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप केमिकल रिएक्शन करा सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। और केमिकल एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, दैट इज केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये जो आपके ट्रांसफर है इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एंड केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, इनको हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो जब केमिकल एनर्जी है इसे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हेल्प से आप केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ओके। तो इसी सेल के बारे में हम डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ओके। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कोई केमिकल रिएक्शन करा रही है इसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे ये वाला। देखिए ये सेल के सेटअप के लिए कुछ सेटअप अरेंज किया है सेल के लिए। देखिए क्या है, आपको दो बीकर ले लें, डिफरेंट आपने बीकर्स ले लिया, apparatus जो सेट किया है डिफरेंट कंटेनर है, लेफ्ट कंटेनर है, राइट कंटेनर। दोनों कंटेनर्स में आपने क्या फिल किया, इलेक्ट्रोलाइट फिल किया है। दोनों कंटेनर्स में इलेक्ट्रोलाइट फिल किया। इलेक्ट्रोलाइट तो आप समझते हो ना, वो सब्सटेंसेस जो मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो आपने इलेक्ट्रोलाइट फिल किए दोनों में, और दोनों इलेक्ट्रोलाइट कैसे हैं, डिफरेंट हैं। इसमें और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है। लेफ्ट साइड में एक इलेक्ट्रोड फिक्स की, दिस इज इलेक्ट्रोड। राइट साइड में भी एक इलेक्ट्रोड फिक्स की। उन दोनों को कनेक्ट कर दिया एक वायर के थ्रू, और एक अपने वोल्ट मीटर या एमीटर लगा लिया है टू कैलकुलेट की वोल्टेज या आपका करंट फ्लो कर रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए आपने ये यहाँ वोल्ट मीटर या एमीटर लगा दिया, ओके। तो हम वन बाय वन पूरा प्रोसेस स्टडी करेंगे कि कैसे हो रहा है ये सब। तो पहले देख लेते हैं क्लियर है कि पिक्चर नहीं है, ओके, ठीक है। अब देखिए ये एग्जांपल के थ्रू ये सब समझते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चे पढ़िए आपने रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रेड प्लस ऑक्स, दैट इज ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा हो। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में हो रहा होगा, दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो एग्जांपल लेते हैं, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 गिव्स कॉपर प्लस जिंक प्लस 2। एक इक्वेशन है आपके पास जिसमें क्या हुआ, जिंक जो है किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0, कॉपर प्लस 2। ये कॉपर किसमें, 0, एलिमेंटल स्टेट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट की होती है। जिंक किसमें प्लस 2। ध्यान से देखो 0 से चला गया प्लस 2, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई, तो कौन सा प्रोसेस हुआ, ये ऑक्सीडेशन। प्लस 2 से कॉपर गया 0 में, ऑक्सीडेशन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन से डिक्रीज हुई है, दैट इज दिस इज रिडक्शन, ओके। अगर हम इन्हें वन बाय वन ओपन करें, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। तो अगर हम इन्हें ओपन करेंगे तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सी है, देखो फुल रिएक्शन में दोनों है ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हम एक प्रोसेस लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ओनली जो आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसको लिख रहे हैं। इनिशियली जिंक है एलिमेंटल स्टेट में, देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू जिंक प्लस 2 बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक प्लस 2 बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज हो गए हैं। अब जो दूसरी रिएक्शन है दैट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, उसमें देखिए क्या प्रोसेस हो रहा है। इनिशियली आपने क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड कॉपर प्लस 2, यानी आपका कॉपर प्लस 2 है। इसने क्या किया, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने यूज किए थे
इनको वो गेन कर लेगा और कॉपर से कॉपर +2 से कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड दिस वन इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। समझ में आया? इजी है। अब देखिए इसी हाफ रिएक्शंस को, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन को हम इन बीकर्स में कराने वाले हैं। ये जो सेल सेटअप है इसमें कराने वाले हैं। तो एक जो आपका कंटेनर है उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, दूसरे में क्या होगी? रिडक्शन रिएक्शन। तो जो लेफ्ट साइड वाला कंटेनर है हम मान लेते हैं इसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन करने वाले हैं। ओके, तो आपको जो ये आपने क्या लिया है, लेफ्ट साइड एनोड लिया और इस साइड क्या लिया, राइट साइड कैथोड। तो एक चीज याद रखिए, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। एनोड में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किस वाली रिएक्शन में हो रहा है? इसमें अपर, दैट इज जिंक में। तो आपने क्या किया, जिंक रॉड ली जो एनोड की तरह वर्क करेगी और इसे जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। दैट इज जिंक रॉड इज बीइंग इमर्स्ड इन द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन व्हिच इज इलेक्ट्रोलाइट हियर। तो लेफ्ट साइड इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपका? जिंक सल्फेट। अनदर रिएक्शन जो आपकी रिडक्शन रिएक्शन, उस पे रिडक्शन हो रहा है कॉपर पे। तो आपने क्या किया, कॉपर लिया एज ए कैथोड और उसे कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में इमर्स कर दिया। तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? कॉपर सल्फेट। तो आप जो मेटल की रॉड लेते हैं उसे उसी के सॉल्यूशन में क्या करेंगे? इमर्स करेंगे। दैट इज इलेक्ट्रोलाइट कॉमन मेटल का लेंगे। तो जिंक रॉड को आपने जिंक सल्फेट में इमर्स किया, कॉपर रॉड को आपने कॉपर सल्फेट में किया। ओके, अब देखिए, अब जब ये आपने किया तो जिंक रॉड पे क्या होगा? जिंक हो रही है एनोड की तरह, तो उसमें होगा ऑक्सीडेशन। तो जिंक क्या करेगा? जिंक आपका जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, जिंक क्या करेगा? जिंक +2 में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। तो क्या किया, ये रॉड है, इसका जो जिंक है वो किस में चला गया? जिंक +2। जिंक +2 तो आयन है, तो कहाँ जाएंगे? सोल्यूशन में आ गए। तो जिंक +2 सोल्यूशन में आ गया और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ इस वायर के थ्रू ट्रांसफर करेंगे टुवर्ड्स कैथोड। ओके, अब देखिए कैथोड किसकी बनी हुई है? कॉपर की। ओके, ये इस कैथोड इस वायर के थ्रू ट्रांसफर करेंगे कैथोड पे। अब इस सॉल्यूशन में क्या है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है बच्चे। कॉपर सल्फेट इज कॉपर +2 एंड SO4-2। ये सॉल्यूशन है आपके पास। तो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर +2 भी प्रेजेंट होगा। ये क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन्स को, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर में। अब ये कॉपर तो मेटल कॉपर है, तो जाके इस रॉड पे स्टिक हो जाएगा। तो ये रिएक्शन चलती रहेगी इस तरह से कि जिंक +2 सोल्यूशन में अपने क्या किया जा रहा है? आया जा रहा है और कॉपर +2 सोल्यूशन से जाके यहाँ डिपॉजिट हो रहा है। तो देखिए कुछ टाइम बाद क्या होगा, पहले इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कैसा था? न्यूट्रल था, बिकॉज जिंक सल्फेट में जितने जिंक आयन है उतने ही सल्फेट आयन है। दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल है। इस केस में भी इक्वल था, लेकिन इसमें एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज आया जा रहा है। दैट इज एक्सेस ऑफ जिंक +2 आयन आए जा रहे हैं फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोड। तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन ओवर द टाइम क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज क्या कर लेगा? एक्यूमुलेट कर लेगा और इस सॉल्यूशन से पॉजिटिव चला गया। दैट इज कॉपर +2 जाके कॉपर की फॉर्म में डिपोजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड। तो बचा कौन सा? सल्फेट। तो यहाँ सल्फेट आयन एक्सेस में हो जाएंगे। तो डिस्टर्ब हुआ, न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हुई, उसको बैलेंस करने के लिए हमें कुछ चाहिए क्या? एक्स्ट्रा आयंस जो इनको क्या करें? इस चार्ज को नलिफाई कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। उसके लिए हमने यहाँ लगाया है ये सॉल्ट ब्रिज। दिस इज इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब जिसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हम कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स फिल करते हैं और ऐसे इलेक्ट्रोलाइट फिल करेंगे जो क्या होगा, मतलब कुछ सॉल्ट फिल करते हैं, वो सॉल्ट क्या करेंगे? इन बाकी रिएक्शन के साथ कुछ भी इंटरफेयर ना करें। जैसे कि आपने क्या किया, KCl, KNO3, K2SO4, ये सब आपने इसमें फिल कर दिया। और क्या कैसे फिल किया? अगर आप इसमें सॉल्यूशन फिल करेंगे तो इन्वर्टेड शेप है, तो सब सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो आपने क्या किया? अगर यूज किया। प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, जिलेटिनस होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है आफ्टर सम टाइम। तो क्या किया? अगर लिया आपने और इसे सॉलिडिफाई करके इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट फिल किए,
जो इलेक्ट्रोलाइट KCl KNO3 वगैरह और इस ट्यूब के अंदर फिक्स करके आपने इसे इन्वर्टेड फॉर्म में यहाँ लगा दिया। अब देखिए इस K2SO4 है, KNO3 है, KCl है। ओके, अब देखिए क्या होगा, यहाँ कौन सा चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, +2। सपोज मैंने K2SO4 यूज किया है तो यहाँ से क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज से SO4 -2 आयंस यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। ये कोई और ट्रांसफर हो सकता है, डिपेंड करेगा आपके कौन सा इसमें इलेक्ट्रोलाइट लिया है। ओके, तो यहाँ से SO4 -2 आ गया। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव को बैलेंस कर देगा। ओके, इस साइड देखिए क्या हुआ, यहाँ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है। नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, यहाँ से K+ आयंस आ जाएंगे इस सोल्यूशन में और इसे न्यूट्रलाइज कर देंगे, जो एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज है। तो अब कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा और रिएक्शन आपकी चलती रहेगी। समझ में आया? सो सॉल्ट ब्रिज ने क्या किया बच्चों, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट किया। ये इंटरनल सर्किट है। देखिए पहला बार क्या किया, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या था, ये दिखाई देगा यहाँ पर। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या था, इन दोनों में जो चार्ज एक्यूमुलेट हुआ था उसको क्या किया, न्यूट्रलाइज। दैट इज इट न्यूट्रलाइजेस, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। और किसके थ्रू मेंटेन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, आयंस के थ्रू। तो इंटरनल सर्किट को क्या किया, कंप्लीट किया। इसने क्या किया, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट किया। अब ये बताइए, जो आपका आउटर सर्किट है बाहर, इसमें कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन मूव किए एनोड टू कैथोड, तो करंट कहाँ फ्लो करेगा, फ्लो ऑफ करंट कैथोड टू एनोड। एक्सटर्नल सर्किट में कौन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। इंटरनल सर्किट में कौन फ्लो करेंगे, आयंस। इंटरनल सर्किट में आयंस आपके मूव करेंगे और एक्सटर्नल में इलेक्ट्रॉन। तो ये थी आपका पूरा समरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। क्या पढ़ा हमने, कुछ नहीं है, दो बीकर ले लिए, दो कंटेनर ले लिया आपने अलग अलग। लेफ्ट साइड वाला एनोड लेना है, एनोड जिसका लिया है, सपोज जिंक सल्फेट का लिया हमने सोल्यूशन, तो जिंक रॉड को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में इमर्स कर देना है। कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन में इमर्स करना है। तो पहले रिएक्शन देखनी है आपको। रिएक्शन में ऑक्सीडेशन जिस पे हुआ उसे एनोड की तरह लेना है, जिस पे रिडक्शन हुआ इट विल एक्ट एज ए कैथोड। तो कॉपर रॉड कैथोड की तरह काम कर रही है, जिंक रॉड एनोड की तरह काम कर रही है। तो आपने कर दिया। तो जिंक पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। दैट इज ये जो जिंक रॉड है इससे ऑक्सीडेशन होके जिंक जो है वो जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हो जाएंगे टुवर्ड्स कैथोड। अब देखिए ओवर द टाइम क्या होगा, ये जो जिंक रॉड है इसमें से जिंक जाते जाएंगे सोल्यूशन में, तो इसका जो मास है वो डिक्रीज हो जाएगा, थिन होती जाएगी। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, टुवर्ड्स कैथोड फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट। कैथोड है कॉपर, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दी सोल्यूशन में। सोल्यूशन के अंदर क्या था, कॉपर +2, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर मेटल बनाता है और वो कॉपर यहाँ डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो कैथोड का मास ओवर द टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। दैट इज कैथोड थिक हो जाएगी बिकॉज उस पर कॉपर जाके एक्यूमुलेट हो रहा है, और जिंक रॉड आपकी क्या हो जाएगी ओवर द टाइम, थिन हो जाएगी। समझ में आया? अब देखिए जिंक से क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन निकले थे, तो इस पे इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन है तो इस पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। और इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इस पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हुआ रिडक्शन। और सॉल्ट ब्रिज ने क्या किया, जो इन रिएक्शंस के थ्रू प्रोडक्ट निकल रहे थे, इसमें जिंक +2 एक्सेस हो गया था, इसमें सल्फेट रह गए थे, कॉपर +2 चला गया था, तो उनको मेंटेन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज यूज किया हमने, जिसने क्या किया है, इंटरनल सर्किट के थ्रू आयंस ट्रांसफर करके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया और सर्किट कंप्लीट किया। समझ में आ गया? तो ये आपकी समरी है बच्चे। अब देखो याद कैसे करोगे,
ये कैसी सेल है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बड़ी सेल है ना, दो बीकर है भाई, बड़ी सेल है ना। और क्या किया इसने? अब ये जो रिएक्शन हुई है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ना, दैट इज अपने आप हो रही है, आप कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा रहे इस रिएक्शन को करने के लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और इस रिएक्शन के लिए डेल जी क्या है? नेगेटिव अपने आप चल रही है, दैट इज इसमें केमिकल एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। तो उस केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं और यहाँ से इसे रीडिंग से पता कर रहे हैं। ठीक है, ये वोल्ट मीटर वोल्टेज या करंट को मेजर कर रहा है। अब देखिए लर्न करने की टेक्निक है, ट्रिक है लोन, LOAN, लोन। लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। लोन कैसे लिया इसने? लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। दैट इज लेफ्ट साइड आप क्या लेंगे? एनोड लेंगे, उस पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा और चार्ज उस पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। समझ में आया बच्चे? तो ये थी समरी, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। पूरी थ्योरी किसी बुक की हेल्प से आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, लिख लो बच्चे जल्दी से। तो देखो समरी लिखिए, हम इसे समराइज करते हैं। देखो सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो कुछ टाइम बाद रिएक्शन अपने आप रुक जाती है ना, सॉल्ट ब्रिज का काफी अच्छा रोल है। तो देखो जिंक क्या हुआ? एनोड की तरह काम किया, जिंक रॉड एनोड, और उस पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ओके, दूसरा क्या है? कॉपर रॉड आपकी कैसी है? कैथोड रॉड है और उस पर होगा रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां तक है? जिंक टू कॉपर। और करंट का फ्लो कहां है? करंट का फ्लो कॉपर टू जिंक। कॉपर यानी कैथोड टू एनोड आपका करंट फ्लो करेगा। ओके, और ओवर द टाइम जो आपकी जिंक रॉड है वो थिक होती जाएगी, कॉपर रॉड थिक होती जाएगी। और सॉल्ट ब्रिज ने क्या किया? इंटरनल सर्किट को कंप्लीट किया। सॉल्ट ब्रिज ने क्या किया बच्चे? इंटरनल सर्किट को कंप्लीट किया। तो ये थी आपकी समरी, समझ में आ गया ना? अब देखिए, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। मान लो ये रिएक्शन चल रही है ऐसी, ओके, इसे लिख लेना बच्चे। लोन को याद रखना हमेशा, बड़ी सेल लोन लेगी, लोन के बिना काम नहीं चलेगा। लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। अब आपने क्या किया? बाहर से एक एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर दिया। बाहर से क्या किया है? एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया है इस तरह से। यहाँ रेजिस्टेंस होगा, यहाँ वोल्टेज का सोर्स होगा, और ये इस तरह से अटैच कर दिया। ओके, और चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं। ओके, दिखाई दे रहा है बच्चे? कुछ नहीं है, जस्ट क्या किया है? एक्सटर्नल मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया है, ई एक्सटर्नल, एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव, दैट इज अपने आप से इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा था, अपने आप से खुद का वोल्टेज था, बट मैंने एक्सटर्नल वोल्टेज भी अप्लाई किया। तो देखो क्या होगा, अगर आपने क्या किया? एक्सटर्नल अपोजिंग वोल्टेज अप्लाई किया है तो क्या होगा? इफ यू अप्लाई अपोजिंग वोल्टेज, बाहर से वोल्टेज अप्लाई किया, खुद का अपना चल रहा है, सिलेक्शन हो रही है, अपने आप करंट प्रोड्यूस हो रहा है, वोल्टेज की रीडिंग देख रहे हैं आप, लेकिन आपने ई एक्सटर्नल भी अप्लाई कर दिया, ई एक्सटर्नल, और इसका खुद का कुछ वोल्टेज है, ई सेल है ना। अभी ई सेल, ये ई क्या है, वोल्टेज क्या है, ये भी डिफाइन करेंगे। देखो जो इसमें रीडिंग आएगी ना वोल्टेज की, पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ की, उसको हमने ई सेल लिख दिया है। ये एक सेल है, इसमें कुछ रीडिंग आई, वो रीडिंग आपने ई सेल ली। अब ई सेल तो अपना है, अब आपने बाहर से कुछ वोल्टेज अप्लाई किया है, उसे आपने ई एक्सटर्नल लिखा। तो आपने क्या किया? एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया, और अभी वोल्टेज थोड़ा एक्सटर्नल कम है,
यानी कि ई सेल ज्यादा है और एक्सटर्नल वोल्टेज थोड़ा कम है, तो क्या होगा? देखो ये रिएक्शन चल रही है लेकिन आप उसे बाहर से अपोज कर रहे हो, ओके, तो कुछ फर्क नहीं होगा, ठीक है, फ्लो करंट फ्लो करता रहेगा। तो करंट क्या होगा? यूजुअली फ्लो करता रहेगा फ्रॉम कैथोड टू एनोड, रिएक्शन चलती रहेगी क्योंकि अपोजिंग जो पोटेंशियल है वो इतना ज्यादा नहीं है। अब आप क्या कर रहे हैं, इस एक्सटर्नल पोटेंशियल को इंक्रीज किए जा रहे हैं। एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये जो ई एक्सटर्नल है ये ई सेल के इक्वल हो जाएगा, है ना? आपने क्या किया? यू केप्ट ऑन इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल पोटेंशियल। अ स्टेज विल कम व्हेन दिस एक्सटर्नल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल टू सेल पोटेंशियल। तो जितना इस सेल का पोटेंशियल है और आपने उतना ही अपोज कर दिया, तो क्या रिएक्शन होगी? तो नेट रिएक्शन होगी ही नहीं, जीरो हो जाएगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो होना रुक जाएगा। थर्ड स्टेज क्या? आप अब भी नहीं रुक रहे हो, आप एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किए जा रहे हो और फर्दर उसको इंक्रीज कर दिया। तो एक स्टेज कैसी आई कि ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन ई सेल। अब देखिए क्या होगा, अपोजिंग पोटेंशियल आप अप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा? रिएक्शन तो चलेगी बट अपोजिट डायरेक्शन में। देखो नॉर्मल ई सेल चल रहा था, आपने उसे रोकना शुरू किया, एक स्टेज ऐसी आ गई कि जब ये दोनों इक्वल हो गए, इक्वल होते ही रिएक्शन स्टॉप हो गई, लेकिन आप अभी नहीं रोक रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिंग पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो, तो अपोजिट रिएक्शन होनी शुरू हो जाएगी। दैट इज क्या हो जाएगा? करंट फ्लो तो होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में कैसे? यानी कि कॉपर टू जिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में कॉपर टू जिंक है, जब आप एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करके बहुत ज्यादा कर देते हैं इस कंडीशन तक, तो जिंक टू कॉपर आपका क्या हो जाएगा? जिंक टू कॉपर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता, दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अपने आप नहीं होती बच्चे। तो ये यानी कि ये सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। सिंपल है। तो जैसे रीडिंग आपने लिखी है, नॉर्मल ई सेल की रीडिंग है ये, ओके। एक टाइम आएगा जब ई एक्सटर्नल बिकम्स इक्वल्स टू ई सेल, तो कोई रीडिंग नहीं दिखाएगा, नो डिफ्लेक्शन। फर्दर आप उसे इंक्रीज करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया बच्चे? लिख लीजिए आप इसे, दिख रहा है ना इस साइड तक, ओके, लिख लो बच्चे इसे। तो ये था आपका क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये पढ़ाना बहुत ज़रूरी था बिकॉज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिल्कुल समझ नहीं आएगा इसके बिना। कर लिया आपने? लिख लीजिए इसे जल्दी से। सिमिलर मैनर में अगर आप दूसरा कोई इलेक्ट्रोड लेंगे जिंक कॉपर की जगह, सपोज आपने कॉपर और सिल्वर की इलेक्ट्रोड ले ली है, तो सोल्यूशन क्या लिया आपने? कॉपर की इलेक्ट्रोड और AgNO3, ये लिख सकते हैं। तो कॉपर और Ag यानी कि कॉपर और सिल्वर ले लिया आपने, तब क्या होगा? कॉपर गिव्स कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, और ये AgNO3 का जो Ag प्लस है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसे यूज किए, तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस तरह से रिएक्शन होगा। दैट इज कॉपर प्लस AgNO3 गिव्स कॉपर नाइट्रेट प्लस 2 Ag। अब देखो आपने कहा, अभी सोच रहे होंगे कॉपर कैथोड बनेगा, बेटा हमेशा कॉपर कैथोड नहीं बनेगा। कॉपर इस रिएक्शन में देखिए क्या है, कॉपर 0 है, कॉपर नाइट्रेट पे 1 पे नाइट्रेट पे -1, 2 पे -2, तो कॉपर पे कितना +2, तो 0 से गया +2, दैट इज क्या हुआ इसका? ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में क्या हुआ इसका? ऑक्सीडेशन। AgNO3 -1 Ag +1 to 0, इसका क्या हुआ? रिडक्शन। जब कॉपर पे ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन किस पर होता है? हमेशा एनोड पर, तो कॉपर इस केस में एनोड का काम करेगा एंड सिल्वर Ag will act as कैथोड। तो अभी प्रीवियस रिएक्शन में ये कॉपर कैथोड बना था, तो हमेशा जरूरी नहीं है, फिक्स है कि कोई एक मेटल कैथोड बनेगा या एनोड। इनके पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा कि कब इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह काम करेगी, कब एनोड।
तो अभी कंफ्यूजन थोड़ा लग सकता है, थोड़ी देर बाद हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे, तब आपको सारा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। ओके बच्चे, अब देखिए एक और टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल, कि आप सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखो हर बार आपको बताना है कि जिंक क्या हुआ, ऑक्सीडाइज, कॉपर हुआ रिड्यूस, तो हर बार आप ये सब तो ड्रॉ करेंगे नहीं, एक सिंपल लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि दिस केमिकल इक्वेशन इज बीइंग गोइंग ऑन। सो आपने क्या किया, इक्वेशन क्या की, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 गिव्स जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर। दिस इज द नेट केमिकल इक्वेशन। इन दोनों का देखो यही तो समझ आई थी, जिंक गिव्स जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। देखो जिंक गिव्स जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, these two electrons will be accepted by copper plus 2 and it will converted into copper। तो आप नवीं ने ऐड करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, नेट इक्वेशन विल बी जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 गिव्स जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर। अब देखो सिंपल कुछ नहीं करना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल को आपको कैसे दिखाना है। कॉपर प्लस 2 एंड जिंक प्लस 2 आयंस है बच्चे, कॉपर प्लस 2 एंड जिंक प्लस 2 आयंस किसमें है, सोल्यूशन में। आयंस की कुछ कंसंट्रेशन होती है ना, इनकी भी कुछ कंसंट्रेशन होगी, कॉपर की भी कुछ कंसंट्रेशन होगी, हालांकि सॉलिड की कंसंट्रेशन भी होती है। तो देखो कैसे लिखते हैं, किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करने का एक जो तरीका है, सिंपल लिख लो, याद करो, ए बी सी। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए बी सी। ए स्टैंड्स फॉर एनोड, बी से ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, ओके, देन आएगा आपका कैथोड। बहुत आसान है, एनोड सॉल्ट ब्रिज कैथोड। अभी मुझे बताइए एनोड में क्या रिएक्शन हो रही है, एनोड पर। एनोड स्टार्टिंग में क्या था, जिंक, भाई जिंक भी तो एनोड है, स्टार्टिंग में क्या है, जिंक मेटल। जिंक मेटल किसमें कन्वर्ट हुआ, जिंक प्लस 2, तो आप एक स्लैश लगाएंगे, जिंक प्लस 2, ओके। जिंक प्लस 2 सोल्यूशन में है, कुछ कंसंट्रेशन होगी, मान लो कंसंट्रेशन है C1। तो देखो एनोड में क्या लिखा, इनिशियली जो था फाइनली जो बना, इनिशियली है जिंक, फाइनली बन गया जिंक प्लस 2। दिस इज एनोड। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, हमेशा याद रखना। कैथोड पर होता है रिडक्शन। दिस इज जिंक प्लस 2, इसमें कन्वर्ट हो गया, ओके। अब देखिए बीच में बना दीजिए सॉल्ट ब्रिज, 2 पैरेलल लाइंस। उसके बाद लिखिए कैथोड। कैथोड इनिशियली कैसा था, कॉपर प्लस 2 था, तो कॉपर प्लस 2 लिखिए, सॉरी कॉपर प्लस 2 आयन है, सोल्यूशन में है, तो कुछ कंसंट्रेशन है, सपोज C2 इज द कंसंट्रेशन, देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉपर, सो एक डैश देन कॉपर। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल, जिंक जिंक प्लस 2 कॉपर कॉपर प्लस 2 कॉपर। अभी जो हमने एक और रिएक्शन लिखी थी, इक्वेशन और थी आपकी कौन सी, कॉपर प्लस 2 AgNO3 gives कॉपर नाइट्रेट प्लस 2 Ag। इसमें कॉपर का हुआ है ऑक्सीडेशन और सिल्वर का हुआ है रिडक्शन। तो कॉपर किसमें कन्वर्ट हुआ, कॉपर नाइट्रेट विद द रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। कॉपर नाइट्रेट दैट इज कॉपर प्लस 2 में। सिमिलरली Ag प्लस था आपका, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और Ag में कन्वर्ट हो गया। तो अब आप इस सेल को रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए रूल सेम है, ए बी सी। ए कौन है, एनोड, एनोड कौन है, कॉपर। पहले कैसे था, सिंपल कॉपर, फिर एक डैश लगाइए, कॉपर से क्या बन गया, कॉपर प्लस 2, तो कॉपर प्लस 2 आयंस की फॉर्म में लिखना है। आयन की कुछ कंसंट्रेशन होगी C1, अब ब्रिज बना लो, देन क्या आपका Ag प्लस, तो आप लिख लीजिए Ag प्लस। Ag प्लस क्या है आपका, यस आयन है, तो C2 लिखिए, Ag प्लस कन्वर्ट हो गया Ag। देखिए ये जब आप सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो जो बैलेंसिंग के लिए आप इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, वो स्टोइकियोमेट्री यहाँ मेंशन नहीं करते, सिंपल इक्वेशन मेंशन करते हैं। तो ये समझ में आ गया हाउ टू रिप्रेजेंट अ केमिकल सेल, हाउ टू रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ABC सिंपल याद रखो, एनोड ब्रिज कैथोड, ओके। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है, इसकी इंक थोड़ी कम हो गई है ना, चलिए इसमें इंक फिल कर देते हैं पहले। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके।
पोटेंशियल। देखिए ये क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जब भी पोटेंशियल वर्ड बोलते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या स्ट्राइक करता है, पोटेंशियल, है ना। हम जनरल लाइफ में बोलते हैं डू यू हैव द पोटेंशियल टू डू इट, कि आपने आपको सपोज स्विमिंग नहीं आती तो आपके अंदर पोटेंशियल है, या आपको कोई काम करना है, कोई टारगेट अचीव करना है तो आपके अंदर पोटेंशियल है वो टारगेट अचीव करने का। तो पोटेंशियल इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल हो सकती है आपकी कैपेबिलिटी, क्षमता कितनी है आपके अंदर काम करने की, कैपेबिलिटी। आप स्टूडेंट हैं तो आप में कितनी कैपेबिलिटी है अच्छा स्कोर करने की, कितना आप अच्छा एक्सेल कर सकते हो, स्पोर्ट्स में हो आप, किस हद तक आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हो, है ना। ये सब आपका क्या है, कैपेबिलिटी। तो देखिए इलेक्ट्रोड की कैपेबिलिटी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द कैपेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड क्या है आपकी, इलेक्ट्रोड कुछ नहीं है, मेटल की रॉड है ना। इलेक्ट्रोड तो मेटल की रॉड है भाई, अभी जिंक पड़ा, कॉपर पड़ा, सिल्वर आ गया, मेटल रॉड है, सिंपल। तो लेकिन ये बताइए ये मेटल रॉड इलेक्ट्रोड कर क्या रही थी, कुछ इलेक्ट्रोड्स तो एनोड की तरह काम कर रही थी, दैट इज कुछ इलेक्ट्रोड्स ऑक्सीडाइज हो रही थी, ऑक्सीडेशन शो कर रही थी, कुछ इलेक्ट्रोड्स कैथोड की तरह काम कर रही थी, दैट इज रिड्यूस हो रही थी, रिडक्शन शो कर रही थी। ओके, तो एनोड क्या हुई, ऑक्सीडाइज, कैथोड क्या हुई, रिड्यूस। और एनोड कैथोड है क्या, इलेक्ट्रोड ही है। तो एनोड के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी और कैथोड के रिड्यूस होने की टेंडेंसी, द टेंडेंसी ऑफ एनोड टू गेट ऑक्सीडाइज्ड और कैथोड की टेंडेंसी क्या है, द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। ये तो कैपेबिलिटी हुई इन दोनों इलेक्ट्रोड्स की। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी होगी या तो ऑक्सीडाइज हो जाए या वो रिड्यूस हो जाए। ऑक्सीडाइज मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिड्यूस मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। तो अगर हम समराइज करें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, कुछ भी नहीं है, एक इलेक्ट्रोड की वो कैपेबिलिटी है, वो एबिलिटी है जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज हो सकता है या रिड्यूस हो सकता है। अब एक इलेक्ट्रोड एक कंडीशन में सिर्फ ऑक्सीडाइज हो सकती है या फिर रिड्यूस हो सकती है ना। जैसे कॉपर, जिंक कॉपर के साथ कॉपर रिड्यूस हो रहा था बच्चे, कैथोड की तरह काम कर रही थी, तो कॉपर के रिड्यूस होने की टेंडेंसी। और जब AgNO3 यानी कि सिल्वर वाले इलेक्ट्रोड के साथ काम किया तो कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा था, तो कॉपर के उस केस में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिंपल। सो इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, टेंडेंसी कह सकते हो या कैपेबिलिटी कह सकते हो, बोथ आर करेक्ट। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और gain electron, that is to get oxidized or reduced, simple। यही होती है उसकी कैपेबिलिटी। अब ये बताओ एनोड अच्छी कब बनेगी, अच्छा कोई एनोड मटेरियल लिया आपने, आपके पास दो मेटल है कॉपर और जिंक। अब कॉपर और जिंक में से अच्छा ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी जिंक की है, तो जिंक को एनोड बनाएंगे, तो एनोड की है जो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी। तो कोई इलेक्ट्रोड कितना अच्छा ऑक्सीडाइज हो सकती है, वो होगी उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो होगा उसका क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और कैथोड अच्छी कौन होगी, जो अच्छे से रिड्यूस हो सके, जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी बहुत अच्छी हो, वो क्या होगी, कैथोड। तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, उसके रिड्यूस होने की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो इसका क्या होगा आपका रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल, द कैपेबिलिटी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, द कैपेबिलिटी टू गेट रिड्यूस्ड इज रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आ गया। अब जनरली हम जो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जनरली क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल ही कंसीडर करते हैं। अब वो आपको समझ में नहीं आएगी स्टेटमेंट मैंने क्या बोली है। अच्छा ये बताओ, आपके पास कोई इलेक्ट्रोड है जिंक, मान लो सिर्फ जिंक इलेक्ट्रोड है, आपने क्या किया, जिंक को लेके डिप कर दिया जिंक सल्फेट में और
मेजर करने लगे कि भाई इसका कितना पोटेंशियल होगा, तो क्या आप इस पोटेंशियल को मेजर कर पाएंगे? बताइए मुझे। सिर्फ जिंक को किसमें इमर्स किया है? जिंक सल्फेट में। जिंक क्या है? मान लो जिंक कभी ऑक्सीडाइज हो गई अकेला, तो क्या अकेला ये कभी ऑक्सीडाइज हो सकती है? जिंक अपना बैठे बैठे अपने आप इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है बिना किसी एक्सटर्नल कनेक्शन के? नहीं ना, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन कब लूज करेगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला कोई हो। दैट इज अकेला ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ना रिडक्शन। तो जब ये अकेले हो ही नहीं सकती तो आप मेजर कैसे करोगे? क्योंकि अगर आपने दूसरी इलेक्ट्रोड अटैच कर दी तो फिर दोनों का डिफरेंस आ जाएगा पोटेंशियल का, है ना? तब इलेक्ट्रोड प्रॉपर नहीं आएगा, तो आप कैसे मेजर करेंगे? तो आप मेजर करते हैं किसी स्टैंडर्ड के थ्रू, रेफरेंस के थ्रू, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का कैसे मेजर करेंगे? तो एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी मेजर्ड। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी मेजर्ड। क्यों नहीं कर सकते हो मेजर बच्चे? आप बताइए, बताइए क्यों नहीं मेजर कर सकते हो? क्योंकि अकेला ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये एक दूसरे से कनेक्शन में ही पॉसिबल है। तो कैसे करोगे? तो अब एक काम कर सकते हैं, हम एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं। क्या ले सकते हैं? स्टैंडर्ड, या एक रेफरेंस ले सकते हैं। एक ही बात है कि मान लो एक इलेक्ट्रोड ले ली, इसके रेस्पेक्ट में अगर किसी का पोटेंशियल ज्यादा, पोटेंशियल मान लो हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं कि किसी एक इलेक्ट्रोड है आपकी फिक्स, ये कौन सी इलेक्ट्रोड है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ओके, इसका खुद का कुछ पोटेंशियल है। अगर किसी दूसरी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल उससे ज्यादा हुआ तो ये वाली रिड्यूस हो जाएगी। सपोज एक और इलेक्ट्रोड है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे कम है तो ये वाली रिड्यूस हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, आपने एक रेफरेंस लिया है, स्टैंडर्ड लिया है, स्टैंडर्ड की हेल्प से आप क्या करोगे? बाकियों का कैलकुलेट करेंगे। तो स्टैंडर्ड आप रेफरेंस का होगा, कई तरह के रेफरेंस स्टैंडर्ड से हो सकती हैं, जैसे कि शी हो गया, कैलोमल इलेक्ट्रोड हो गई, मेटल आयन इलेक्ट्रोड हो गई, बट आपकी सिलेबस में है शी, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड को आप एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हो। इट एक्ट एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यानी कि बाकी सारे इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मेजर करने के लिए आप इसको एज अ रेफरेंस यूज करते हो, शी। तो इसका सेटअप क्या है? सेटअप देखते हैं एक बार, देखिए फटाफट से कि इस रिएक्शन का सेटअप क्या है। देखिए ये है पूरा अरेंजमेंट इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी का। आपने एक बीकर लिया, कंटेनर लिया, उसके अंदर 1 मोलर HCl फिल कर दिया। उस कंटेनर के अंदर क्या फिल किया आपने? 1 मोलर HCl, दैट इज ये क्या है आपका? इलेक्ट्रोलाइट। HCl इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। अब देखिए आपने क्या किया, एक वायर लिया, ये सेंटर में वायर जा रहा है, उससे एक प्लेटिनम फॉइल अटैच कर दी। प्लेटिनम मेटल है ना, प्लेटिनम फॉइल अटैच कर दी और उसको प्लेटिनम ब्लैक से कोट कर रखा था, प्लेटिनम से कोट कर रखा था। यानी कुछ नहीं, आपको प्लेटिनम फॉइल रखनी है, ये इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगी। जैसे कि आप 2 सेल में रखते थे ना, 2 सेल्स बना लेते थे, यहाँ कॉपर जिंक, यहाँ कॉपर, इस तरह से। तो ये दोनों क्या थी? इलेक्ट्रोड्स थी। यहाँ इलेक्ट्रोड का काम क्या कर रहा है? ये प्लेटिनम फॉइल इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है। तो आपने क्या किया? 1 मोलर HCl में ये प्लेटिनम फॉइल इमर्स कर दिया। अब देखिए आप यहाँ से एक उसको क्या किया, एक जार के ग्लास जार से ढक दिया और आपने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन गैस बबल की, हाइड्रोजन गैस पास की और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना रखा आपने सेट किया? 1 बार प्रेशर। तो बस सिंपल सा अरेंजमेंट है, एक बीकर लेना, 1 मोलर HCl फिल करना, उसमें एक प्लेटिनम फॉइल अटैच कर देना एक वायर के थ्रू। अब एक सेटअप रखना है और उसमें से क्या हाइड्रोजन गैस बबल की, ये निकलने के लिए, गैस निकलने की जगह। तो सेटअप समझ में आया? सिंपल सा है, एक कंटेनर, 1 मोलर HCl, ये पूरा फिल है, अंदर तक फिल है सारा। ओके,
फॉइल, प्लेटिनम फॉइल इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रही है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज किया इसका मतलब इसमें, उसे एक वायर के थ्रू बाहर एक्सटर्नल सर्किट से अटैच कर दिया। अब देखिए ये जो है आपका शीट, कुछ पॉइंट्स है देखिए। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह भी काम कर सकती है, कैन एक्ट एज कैथोड एज वेल एज एनोड। और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, शी का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो होता है जीरो। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो होता है शी का, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल, सिंपल है। अब देखिए मेन क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन गैस आप पास कर रहे हो, एक है H2 और सोल्यूशन में क्या होगा आपके पास H+ होगा, H2 होगा और सोल्यूशन में क्या होगा H+। प्लेटिनम फॉइल इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, याद रखना। जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज होगी बच्चे, तो प्लेटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, खुद किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। ये है आपकी इनर्ट इलेक्ट्रोड, खुद रिएक्शन में कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो किस लिए काम है, बस इलेक्ट्रॉन के फ्लो का काम करना है, इसका इलेक्ट्रॉन के आउटफ्लो एंड इनफ्लो के लिए, कि इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू पास आउट होंगे, ठीक है, इसके थ्रू मूव करेंगे, यहाँ इसी के थ्रू तो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो देखो हाइड्रोजन गैस यहाँ है, हाइड्रोजन तो गैस है तो उसके इलेक्ट्रोड तो बना नहीं सकते, तो आपने प्लेटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड ले ली और रिएक्शन किस किस के बीच में होगी, हाइड्रोजन और H+, सिर्फ ये रिएक्शंस होगी। मान लो ये रिएक्शन कैथोड और एनोड दोनों की तरह काम कर रही है। सपोज ये इलेक्ट्रोड आपका कैथोड की तरह एक्ट करेगी, व्हेन इट एक्ट एज कैथोड, तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो देखो दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, H2 H+, +1 और 0। रिडक्शन कब होगा, जब H+ से किस में कन्वर्ट हो जाए, H2 में। भाई प्लस से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई तो क्या हुआ, रिडक्शन। तो यहाँ 2 तो यहाँ 2, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन। सो दिस विल बी द इक्वेशन, 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। मान लो ये आपके इलेक्ट्रोड इट एक्ट एज एनोड, अगर इसे एनोड की तरह काम करना है, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब 0 से प्लस में जाएगा, तो H2 से क्या हो जाएगा आपका 2H+ रिलीज हो जाएगा विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोनों केसेस में आपकी ये रिएक्शन हो जाएगी। जब कैथोड की तरह काम करेगी तो ये रिएक्शन होगी, 2H+ गिव्स H2, और जब एनोड की तरह काम करेगी तो रिएक्शन होगी H2 गिव्स 2H+। समझ में आया? दिस इज द होल सेटअप ऑफ शी। बहुत इजी है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना लेना आपको, शी का 0 लेना है। मान लो आपको सेल का रिप्रेजेंटेशन करना है, ये सेल है, तो इलेक्ट्रोड कौन सी है, प्लेटिनम है ना। प्लेटिनम के साथ आपने क्या लेनी ली, H2। H2 तो गैस है, ओके। H2 से किसमें कन्वर्ट हो गया, H+ में, तो आपने क्या लिख दिया H+। अब H+ इज आयन, आयन है तो कुछ कंसंट्रेशन होगी C1, बस इतना करना है, ये C1 है, C1। और जब कैथोड की तरह काम कर रहा तो अपोजिट कर देना, इसे यहाँ कर देना, इसे यहाँ कर देना। तो देखिए आप इसकी हेल्प से किसी भी सेल का पोटेंशियल मेजर कर सकते हो। मान लो आपने क्या किया, हाइड्रोजन सेल ले ली, ओके, आपने इसे जिंक के साथ अटैच कर दिया। क्या कर दिया, जिंक के साथ अटैच कर दिया और इनको वायर के थ्रू अटैच कर दिया। इसका पोटेंशियल कितना है, 0। इसका कुछ खुद का सेल पोटेंशियल होगा, भाई इलेक्ट्रोड का खुद का पोटेंशियल होगा, और आप मेजर करने के लिए यहाँ वोल्टमीटर लगा देंगे। हाँ। अब देखिए इन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस तो यहाँ दिखाई देगा आपको। ये क्या है, ई सेल। ई सेल मतलब इन दोनों के सेल का पोटेंशियल का डिफरेंस। तो ई सेल आपको पता चल गया, इसका 0 है, तो दूसरी जो भी इलेक्ट्रोड होगी, जिंक हो चाहे कोई भी, उसकी रीडिंग आपको सीधा यहाँ से मिल जाएगी। कैसे मिलेगी वो थोड़ी देर बाद बताएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू। तो जिंक जो है आपका, उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल हमें मेजर हुआ वो कितना आया, -0.76 वोल्ट, ओके। इसी तरह से जब हुआ, इसका मीनिंग क्या है, ये है रिडक्शन पोटेंशियल। क्या है ये, रिडक्शन पोटेंशियल। और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, शी का रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट। 0 तो वोल्ट का लगाना, कितना है 0। 0 से कम है, ज्यादा है, जिंक का कम है, -0.76 वोल्ट। इट -0.76 वोल्ट का मीनिंग क्या है बेटा, कि इसकी जिंक की
रिड्यूस होने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से भी कम है। शी क्या है? स्टैंडर्ड। इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, वो कम है किससे? जिंक से। अब इन दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा? शी का। तो ये किसकी तरह काम कर रही होगी? कैथोड। और ये किसकी तरह काम करेगी? एनोड। इस सेटअप में तो इसको इंटरचेंज कर सकते हो। और इसका जो वोल्टेज हमें मिला इस रीडिंग के थ्रू, वो मिला -0.76 वोल्ट। देन दिस, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी बहुत कम है।